तो आपको बताएं कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर लगातार सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है और कल का दिन बेहद ऐतिहासिक होने वाला है। और इस पे ज़्यादा चर्चा के लिए हम रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ रहे हैं डॉक्टर नरेंद्र आहूजा विवेक, जिनके साथ चर्चा करने वाले हैं आज हम। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास प्रस्तुति में। धन्यवाद। आज कल का दिन बेहद खास होने वाला है। 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे, लाल किले से झंडा फहराएंगे। 80वां स्वतंत्रता दिवस देश मनाने जा रहा है। किस तरह से देख रहे हैं? जी देखिए, कल का जो दिन है वो बहुत ऐतिहासिक दिन होने वाला है और ये विशेष रूप से अमृत काल में होने के कारण प्रधानमंत्री का संबोधन जो पूरी संसद के उसमें नहीं हो पाया, तो संसद में जो संबोधन नहीं हो पाया, अब वो पूरे राष्ट्र को जो संबोधन संसद में अपेक्षित था, जो जवाब उन्होंने संसद में देना चाहते थे, लेकिन गतिरोध के कारण और निरंतर चल रहे अवरोध के कारण, निरंतर चल रहे विपक्ष के धरना प्रदर्शनों के कारण जो जवाब ना तो गृह मंत्री अमित शाह दे पाए और ना ही जो जवाब प्रधानमंत्री मोदी दे पाए, तो निश्चित रूप से अब पूरे देश को संबोधित करते हुए इस मौके पर स्वाधीनता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की उस ऐतिहासिक प्राचीर से राष्ट्र के नाम संबोधन देते हुए पूरे विपक्ष को घेरने का ये मौका नहीं छोड़ेंगे, एक। और दूसरा, चूंकि ये संबोधन उस समय होगा जब जेन जी का आंदोलन, चाहे वो जंतर मंतर पर हुआ, चाहे वो छात्रों का आंदोलन बहुत ही सभ्य रूप से रांची झारखंड में अभी तक चल रहा है, उस माध्यम से छात्रों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए, जेन जी को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए, युवाओं का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए ये संबोधन होगा। आपको मालूम ही है कि संबोधन में इस कल के जो स्वाधीनता दिवस के इस कार्यक्रम में जिन्हें विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया है वो यूथ इनोवेटर हैं, जो कि नेशनल इनोवेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा, ऐसे बेस्ट इंटर्न्स हैं जो प्रधानमंत्री इंटर्न स्कीम से, जो एक गुड गवर्नेंस स्कीम चलाई गई थी और प्रत्येक राज्य सरकार ने किसी ना किसी विश्वविद्यालय के साथ एक एमओयू साइन किया, तो उस एमओयू के अंतर्गत जो भी गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स लगाए गए उनको इसमें विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया है। और ट्रेंड जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसमें जो बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले ट्रेंड लोग हैं, ट्रेंड बच्चे हैं, जेनजी हैं, युवा हैं, उन्हें बुलाया जा रहा है। और स्टार्टअप, क्योंकि ये स्टार्टअप का समय है और हमारे देश के अंदर स्टार्टअप को पूरी तरह से इस वक्त मौका दिया जा रहा है, तो जिन स्टार्टअप को फंड्स दिए गए हैं केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उन्हें विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया है। MY भारत वॉलंटियर्स में भी ऐसे युवाओं को ही बुलाया जा रहा है। नमस्ते PM अजय सीड योजना में भी ऐसे ही बच्चों को बुलाने की योजना है। और दिल्ली सरकार के ऐसे चुने हुए जो कि जिन्होंने क्विज कंपटीशन में भाग लिया, आदि आदि ऐसे बच्चों को बुलाया गया है। अर्थात इस बार सरकार का पूरा ध्यान उन युवाओं को, खास तौर पर जेन जी को या जेन अल्फा को बुलाने पर है, जिनके बारे में ये कहा गया कि वो कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से उस एक आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन सरकार ये दिखाना चाहती है कि नहीं, हमारे जेनजी तो वो हैं जो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीत करके आए और उन पदक धारियों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और उसका भी वीडियो वायरल हुआ। या ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है जो कि इंटरनेशनल योगा डे के वॉलंटियर्स रहे या योग में जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो वुमेन एंटरप्रेनर्स हैं और जेनजी हैं उन्हें बुलाया जा रहा है, या बेस्ट परफॉर्मिंग बेनिफिशियरी हैं PMAYU के, उन्हें बुलाया जा रहा है, या जो बेस्ट साइंटिस्ट या इनोवेटर्स हैं
उन्हें बुलाया जा रहा है। सारथी या कैब ड्राइवर्स, अभी आपको मालूम होगा कि एक भारत टैक्सी के नाम से योजना चलाई गई है, तो उन्हें भी बुलाया बिल्कुल। जा रहा है। कुल मिला करके इस स्वाधीनता दिवस पर युवाओं को बुला करके उन्हें सम्मानित करना, उन्हें विशिष्ट अतिथि के रूप में इस स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रम में शामिल करना, ऐसी योजना है। तो ये कहीं ना कहीं जैन जी असली में कौन है मेरे देश के, और क्या जैन जी सरकार के साथ हैं या नहीं है, इस बात का पूरा प्रदर्शन करने की इस बात सरकार की योजना है। यहां तक कि सरकार स्ट्रीट वेंडर्स को, जो कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत आए हैं, उन्हें बिल्कुल भी नरेंद्र जी। बुलाने की योजना है। जी बिल्कुल, तो इस बार का स्वतंत्रता दिवस बेहद खास होने वाला है और तमाम चीजों पर जो है फोकस होगा। लेकिन एक पैटर्न रहा है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण देते हैं, राष्ट्र को संबोधित करते हैं, तो एक विषय पर फोकस रहता है हमेशा। एक दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है, प्रधानमंत्री हर 15 अगस्त पर देश को संबोधित करते हैं, राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो इस बार क्या माना जाए, क्या लग रहा है आपको कि किस विषय पे सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है पीएम मोदी के भाषण का? देखिए, सबसे ज्यादा फोकस उनका रहेगा युवाओं के प्रति, शिक्षा व्यवस्था के प्रति। शिक्षा व्यवस्था में जब तक शिक्षा के साथ संस्कारों को नहीं जोड़ा जाता, तब तक शिक्षा व्यवस्था हमारी ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएगी। देश की आजादी के समय, स्वाधीनता के समय 3 प्रकार की शिक्षा व्यवस्थाएं उपलब्ध थी। पहली, मैकाले की वो शिक्षा व्यवस्था जो लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश संसद में ये उद्घोष करके मेरे देश में दी कि ये देश चाहे आजाद हो जाए, लेकिन इसकी युवा पीढ़ी को मैं ऐसी शिक्षा दूंगा कि वो सदा सर्वदा के लिए मानसिक रूप से गुलाम रहेगी। दूसरी, महात्मा हंसराज, जो श्वेत वस्त्रधारी क्रांतिकारी थे, जिन्होंने डीएवी आंदोलन के रूप में डीएवी शिक्षा व्यवस्था शुरू प्रारंभ की। तो डीएवी शिक्षा व्यवस्था में प्राचीन को नवीन से जोड़ करके, यानी कि जो शिक्षा है वो एकदम उपयोगी हो, नवीन हो, लेकिन संस्कारों के साथ दी जाए, ऐसी शिक्षा व्यवस्था दी। और तीसरी शिक्षा व्यवस्था, जो कि प्राचीनतम शिक्षा व्यवस्था जो मेरे देश की रही है, वो गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था, जिसमें कि गुरुकुल में एक आचार्य द्विज के रूप में एक विद्यार्थी को अपने पास रख करके शिक्षा देता है। तो निश्चित रूप से उस समय के नीति नियंताओं ने ना जाने क्यों मेरे देश को मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखने के लिए मैकाले की उस शिक्षा व्यवस्था को चुना। लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, निश्चित रूप से अब शिक्षा के साथ संस्कार देने की योजना है। चाहे विपक्ष आरोप लगाए कि यदि ऐसी शिक्षा दी जाती है, शिक्षा के साथ संस्कार दिए जाते हैं, तो विपक्ष कहता है कि नहीं, ये तो आप कहीं ना कहीं शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं। जी हाँ, यदि ऐसा कहा जाता है तो इस आरोप को सहने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए सरकार तैयार है, और शिक्षा को अब निश्चित रूप से संस्कार के साथ। तो एक तो ये कारण रहेगा। दूसरा रहेगा महिलाओं के संदर्भ में, कि महिलाओं की योजनाओं को, महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को, महिला आरक्षण एक्ट जो आया उसको कैसे लागू किया जाए, उसके लिए किस प्रकार से परिसीमन आयोग बनाए जाए और परिसीमन बिल को कैसे पारित संसद में करवाया जाए, उस पर भी कुछ ना कुछ चर्चा प्रधानमंत्री मोदी अवश्य करेंगे। तीसरा, मैं तो ये भी समझता हूं कि प्रधानमंत्री हो सकता है कि इस बात की भी चर्चा करें कि जब एक कक्षा के अंदर कोई विद्यार्थी उद्दंडता करता है तो उसे अध्यापक को अधिकार रहता है कि उसे बाहर कर दें। तो संसद में इतने दिन तक पूरा मानसून सत्र ऐसे चला गया जैसे केवल और केवल हंगामे की भेंट चल गया, हंगामे की बरसात होती रही। तो संसद को भी चलाने के नियम पहले से हैं, लेकिन कैसे उन्हें और अधिक कठोर बनाया जाए, इस पर भी चर्चा हो सकती है। और एक चर्चा अवश्य रूप से रहेगी, जो कि डिफेंस के ऊपर रहेगी। अभी तक हम अपने लिए जो भी रक्षा के उपकरण हैं बाहर से खरीदते रहे हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में देखेंगे कि पूरा एक रक्षा का कॉरिडोर बन गया, जहां की ब्रह्मोस मिसाइल बनती हैं, जहां गोलियां बनती हैं, जो गोला बारूद बनता है, जहां टैंक बनते हैं। तो निश्चित रूप से अब भारत अन्य देशों को रक्षा के ये उपकरण बेचने में समर्थ है। तो ऐसी भी चर्चा प्रधानमंत्री मोदी चूंकि लंबा भाषण देते हैं, तो इस चर्चा को भी निश्चित रूप से वो करना चाहेंगे और करेंगे। ऐसा मुझे लगता है कि ये विशेष रूप से चर्चाओं में रहेगी। जेन जी युवाओं के प्रति, शिक्षा में संस्कारों के प्रति, महिलाओं के प्रति, रक्षा में अनुसंधान के प्रति, अपनी रक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने के प्रति, और कैसे अग्निवीर योजना को सफल उन्होंने लागू किया उसके प्रति, और कैसे कश्मीर में 370 और 35A को समाप्त करके वहां
जो आतंकवाद है, जो एक विलगाववाद है, उसको खत्म किया। और वहां पर अब देखते हैं कि आतंकी घटनाएं बहुत कम अब हो रही हैं, एक आध दो इक्का दुक्का, लेकिन बहुत कम हो गई हैं। तो इसकी चर्चा प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, सुरक्षा की बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के साथ। हम अगर पूरे देश को देखें, 8 दशक का समय बीत चुका है। 8 दशक में किस तरह से सुरक्षा नीतियों की अगर हम बात करें देश के अंदर, तो 8 दशक में क्या बदलाव किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, कोई समय था जब पहला युद्ध हमारा आजाद भारत में हुआ। पहला आप अगर मानते हैं 1947 में ही हमारा तथाकथित जो सो कॉल्ड कहते हैं कि कबाइली घुस गए, लेकिन वो तो पाकिस्तान की सेना थी जो कश्मीर में घुसी। और सरदार पटेल को यदि उस समय दिया गया होता तो शायद ये जो तथाकथित POJ है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, वो शायद भारत का हिस्सा होता। लेकिन चलिए, इतिहास पर चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन 1961 के युद्ध में जब चाचा नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया और चीनियों ने पीठ में छुरा घोंपते हुए युद्ध थोप दिया, और अरुणाचल प्रदेश का और अक्साई चीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे देश से छीन लिया, हमारे देश के जवानों ने लड़ा। लेकिन उस समय क्या जवानों के पास वो बुलेट प्रूफ वर्दियां थी? क्या ठंड में लड़ने के वो साधन थे? क्या वो गोला बारूद था? क्या बंदूकों में लगाने वाली गोलियां हमारे देश में बनती थी? ऐसी स्थिति के अंदर हम केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाए थे। लेकिन आज जब हम अपने देश में बनी हुई ब्रह्मोस मिसाइल्स को बहुत से देशों को बेच रहे हैं, जब हम ड्रोन्स बहुत से देशों को बेच रहे हैं, जब हमारे देश में बने हुए तेजस विमान अलग अलग मंचों पर जाकर के अपना प्रदर्शन करते हैं, जब हमारे देश में बनी हुई गन्स पेश की जाती हैं, तो निश्चित रूप से रक्षा के क्षेत्र में आज जो हमारी स्थिति है, और आज हम परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, कोई आसानी से हमारी ओर आंख उठा करके देख नहीं सकता, क्योंकि उसके मन में एक डर रहता है कि ये परमाणु शक्ति राष्ट्र है, कोई ऐसा नहीं है कि हम बनाना स्टेट रह गए हैं। जी जी बिल्कुल विवेक जी, तमाम सुरक्षा चीजों में बदलाव देखा है, सुरक्षा नीतियों में बदलाव देखने को मिला है। और इसी के साथ इस बार का जो प्रधानमंत्री का संबोधन है वो भी बेहद खास होने वाला है। जैसे कि आपने बताया कि जेन जी पर इस बार पीएम मोदी फोकस रखने वाले हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। और जाहिर तौर पर युवाओं को लेकर जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखी हैं राजनीतिक जो सरगर्मियां देखने को मिली हमें देश के अंदर, उसमें अब देखने को मिल रहा है कि राजनेताओं का रुख अब जेन जी की तरफ यानी युवाओं की तरफ सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन इस ऐसे समय में सारी चीजें हो रही हैं कि वैश्विक अगर ग्लोबली बात करी जाए तो ग्लोबल संकट पे प्रधानमंत्री हमेशा से देखने को मिला है कि खुलकर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं, खुलकर अपने विचार रखते हुए नजर आए हैं, भारत का क्या स्टैंड है इस पर बात करते हुए नजर आए हैं। इस समय वैश्विक जैसे कि हमें पता है कि पश्चिम एशिया में इस समय किस तरीके की स्थितियां हैं और लगातार अमेरिका और ईरान के बीच में जो है युद्ध वॉर देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री वैश्विक जो चीजें हैं चल रही हैं, गतिविधियां चल रही हैं, उस पर भी इस बार 15 अगस्त के मौके पर अपने विचार या भारत का स्टैंड रख सकते हैं? ऐसा बिल्कुल सीधा संबोधन या सीधा नहीं करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से एक बात को स्पष्ट रूप से कहेंगे कि मिडल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बावजूद देश के अंदर ऊर्जा का किसी भी प्रकार का संकट पैदा नहीं होने दिया गया। ना ही कोई LPG सिलेंडर्स की कोई कमी हुई, हाँ रेट बढ़ाने पड़े क्योंकि रेट पीछे से बढ़ गए। ना ही ऊर्जा का संकट कोई डीजल या पेट्रोल के संबंध में होने दिया गया। किसी भी तरह से वहां से टैंकर हॉर्मुज के उस इलाके से जहां युद्ध चल रहा था सफलतापूर्वक निकालने में भारतीय सरकार अपनी कूटनीति के कारण सफल रही। तो हो सकता है उस बात की चर्चा प्रधानमंत्री मोदी अवश्य करें कि देखिए, ऐसे कठिन समय में जबकि ऊर्जा उत्पादक देश युद्ध में फंसे हुए थे, हॉर्मुज की खाड़ी जहां से कि अधिकतम ऊर्जा का निकास होता है, निकलती है और पानी के जहाजों के माध्यम से, शिप्स के माध्यम से आती है, वो वहां से निकल नहीं पा रहे थे। उसके बावजूद भारतीय
जहाजों ने सफलतापूर्वक वहां से निकले। कुछ पर आक्रमण हुआ, कुछ भारतीयों की असामयिक और दुखद मृत्यु भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भारत जैसे बड़े देश में जहां 144 करोड़ की आबादी रहती है, वहां ऊर्जा का कोई संकट ना होने देना, ये निश्चित रूप से एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में एक सफलता कही जाएगी। और इसका निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी इस बार लाल किले की प्राचीर से संबोधन देंगे और अपनी बात को कहेंगे। जी जी बिल्कुल नरेंद्र जी, इस बार का संबोधन बेहद खास होने वाला है, ये तो जाहिर तौर पे पता चल रहा है। और सुरक्षा नीतियों की हम बात कर चुके हैं, लेकिन अगर सुरक्षा नीतियों से इतर अगर देखा जाए तो 8 दशकों में क्या बड़ा बदलाव देश के अंदर आपको देखने को मिलता है? क्या लगता है कि किस तरह से देश जो है बदला है इन 8 दशकों में? देखिए, देश देखें तो देश में बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं और स्पष्ट रूप से अब दिखाई भी देते हैं। आप क्या इतने अधिक एयरपोर्ट थे क्या आपके ही राज्य में ऐसे 2 या 3 एयरपोर्ट थे क्या हमारे पास इतने इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे क्या हमारी रेलवे लाइन जो दीमापुर पर खत्म हो जाती थी, जो कोहिमा तक चली गई, वो थी क्या हमारे पास इंटरनेशनल रोड सड़कें राजमार्ग थे क्या, जो दीमापुर कोहिमा से लेकर के बर्मा और थाईलैंड तक जाने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे पास एक ही स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए अलग अलग राजमार्गों के विकल्प थे क्या दिल्ली से चंडीगढ़ हम इतनी जल्दी से पहुंच पाते थे क्या दिल्ली को बिना किसी रेड लाइट के यूईआर के माध्यम से पार करने का विकल्प था क्या जो पंजाब से आने वाले यदि एयरपोर्ट पर आते थे तो बिना जाम में फंसे, अब यूईआर में बिना रेड लाइट को देखे सीधा एयरपोर्ट पर आते हैं? क्या तो निश्चित रूप से इतने बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले। क्या ऊर्जा के मामले में जो डीजल का इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक हमारे पास रिजर्व है, पहले था क्या? तो अगर हम देखते हैं तो बहुत बड़ी चीजें। मेडिकल की इतनी सीटें थी क्या मेडिकल के इतने छात्र पहले एडमिशन लेकर के एमबीबीएस बनते थे क्या इसके इतर बीएमएस, जीएमएस या बीएचएमएस या अन्य जो पैथियों के छात्र हैं उनके लिए इतनी सीटें उपलब्ध थी क्या? तो हम देखते हैं कि इन पीछे 2014 के बाद से 2016 तक इन 12-13 सालों के अंदर राष्ट्र ने प्रगति तो बहुत की है। क्या हम उस प्रगति को देखने के लिए अपनी आंखें खुले रूप से देख करके प्रगति को देखते हुए भी उसको सराह सकते हैं क्या? निश्चित रूप से कोई यदि मुझे पानी का गिलास भी देता है तो मैं उसका धन्यवाद करता हूं। तो मेरे राष्ट्र ने, मेरे राज्य ने, मेरी सरकार ने यदि इतनी सुविधाएं दी हैं तो क्या हमें एक कृतज्ञ नागरिक के रूप में हमें उसका आभार व्यक्त नहीं करना चाहिए क्या? वैसे भी स्वाधीनता दिवस कहते हैं ना, स्व अधीन, अर्थात इस दिन मैं अपने ही अधीन हुआ ना, मैं स्वतंत्र अर्थात अपने ही द्वारा बनाए गए, अपने लिए बनाए गए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के तंत्र अर्थात संविधान के अंतर्गत रहने की मैं शपथ लेता हूं क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया संविधान ये कहता है कि संसद जो चर्चा के लिए बना है वहां वितंडा किया जाए क्या वहां तख्तियां लहराई जाए क्या? और मैं संविधान को जेब में रखता हूं और भीमराव अंबेडकर की फोटो बाहर लगाता हूं, लेकिन क्या मैं उस पर पालन भी करता हूं क्या? तो निश्चित रूप से तो बहुत कुछ है देखने के लिए। हम खुली आंखों से देखें तो हमें अपने आसपास ये सब चीजें दिखाई देती है। जी बिल्कुल नरेंद्र जी, बहुत सारा बदलाव देखने को मिलता है। और अगर मौजूदा इस समय की बात की जाए, मौजूदा हालातों की बात की जाए तो तकनीक, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया का जमाना है। डिजिटल इंडिया के दौर में आम आदमी की जिंदगी पर कितना बदलाव आप देखते हैं? जिस तरह से डिजिटल चीजें बढ़ रही हैं, लोगों के जो आम जनजीवन है उनके रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बदलाव हुआ है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, बहुत आपने डिजिटल इंडिया कहा तो मुझे एकदम से ध्यान में आया कि मैं अभी कहीं बैठा हूं तो वहां पेमेंट क्या मैं यूपीआई के माध्यम से नहीं करता क्या? पहले मैं 500 रुपए का नोट देता था, खुले नहीं है कह करके, जो बाकी के खुले हैं वो मुझे छोड़ने पड़ते थे। लेकिन अब मैं डिजिटल पेमेंट की यूपीआई जो अब पूरे देश विदेश में अब जा रहा है, क्या उसके माध्यम से मैं अपनी पेमेंट्स को डिजिटल नहीं कर रहा हूं क्या? तो निश्चित रूप से मुझे डिजिटल इंडिया के क्या अलग अलग जो पोर्टल बन गए हैं, पहले मुझे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो उसके लिए पूरे लाइन में लग करके धक्के खाने होते थे, लेकिन अब क्या मैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पोर्टल पर जाता हूँ, अप्लाई करता हूँ, अपना लाइसेंस डाउनलोड कर लेता हूँ। क्या मुझे
फूड बिजनेस ऑपरेटर का रजिस्ट्रेशन करना है, मैं अप्लाई करता हूँ और 30 दिन के बाद वो अपने आप बनकर के आ जाता है। यदि सरकार का अधिकारी बना करके नहीं भेजता है तो 30 दिन में बनकर के आ जाता है। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज जो ऑनलाइन कर दी गई हैं, और जो ऑनलाइन कर दी गई हैं तो उन सर्विसेज के लिए निश्चित रूप से यदि ऑनलाइन नहीं दी जाती हैं तो वो डीम्ड टू बी अप्रूव कर दी जाती हैं। और एक राइट टू सर्विस एक्ट मेरे देश के अंदर अभी लाया गया कि जो सर्विसेज सरकार ने देनी है, यदि मुझे तय समय सीमा में नहीं मिलती हैं तो मुझे राइट टू सर्विस एक्ट के अंदर संबंधित अधिकारी को पेनल्टी देनी पड़ती है। पहले थी क्या? तो बहुत से ऐसे परिवर्तन आए हैं जो मेरे जीवन को, एक आम नागरिक के जीवन को आसान तो बनाते हैं। और तय रूप से जो सरकार डिजिटल सुविधाएं दे रही है, तो हाँ, मैं जो डिजिटल फ्रेंडली नहीं है या जो नहीं जानते हैं कि कैसे प्रयोग किया जाना है, उनको थोड़ा रहती है समस्या। लेकिन बाकी जो जेनजी हैं उनके लिए तो कोई समस्या ही नहीं है। वो तो डिजिटली बिना किसी कार्यालय में गए इन सभी सर्विसेज को विदाउट फिजिकल कांटेक्ट ऑफ एनी ऑफिसर ले पा रहे हैं। जी बिल्कुल नरेंद्र जी, और डिजिटल इंडिया की जब बात कर रहे हैं, जाहिर तौर पर युवा उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और लोग भी अब आम रोजमर्रा की जिंदगी में अपना डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं और उससे उन्हें बेहद फायदा हो रहा है। लेकिन जब डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो एक और अंतर पे हम मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए कि गांव और शहरों के विकास पर, क्योंकि पहले दिनों में गांव गांव होते थे, शहर शहर होते थे, लेकिन आज कितना जो अंतर है गांव और शहरों के विकास में, जो अंतर है वो कितना कम दिखाई देता है आपको? देखिए, निश्चित रूप से अब गांव भी शहर बनते जा रहे हैं। क्या अब ये जो कनेक्टिविटी है, डाटा कनेक्टिविटी है, वो गांवों में भी उतनी है जितनी शहरों में? हाँ, हो सकता है कि शहर में कुछ तेज हो, गांव में कुछ कम हो, लेकिन डिजिटल कनेक्टिविटी गांव में भी है। क्या टीवी पहले हर एक गांव तक थे? अब है। क्या लाइट पहले प्रत्येक गांव तक थी? नहीं, अब है। क्या पहले ये डिजिटल कनेक्टिविटी थी? नहीं, अब है। तो गांवों में भी जो एक सब्जी बेचने के लिए बैठता है या जो किराने की दुकान है, क्या वो पहले डिजिटल पेमेंट लेता था? नहीं, अब वो भी एक यूपीआई रख करके बैठता है। मैं तो बड़ा हैरान होता हूं कि अब यूपीआई कार्ड गले में डाल करके जो छोटे छोटे तिरंगे झंडे, ये जो मैंने अभी तिरंगा झंडा मेरे हुआ है ना, ये भी मैंने किसी से लिया और उसको पेमेंट यूपीआई से की। मैं हैरान होता हूं कि ऐसे जो चौक पर खड़े हुए बच्चे हैं वो भी यूपीआई से पेमेंट ले रहे हैं। गजब है, उनके पास मोबाइल है ना, वो यूपीआई जानते हैं ना, वो यूपीआई से पेमेंट ले रहे हैं ना। तो डिजिटल क्रांति तो शहरों और गांवों में लगभग लगभग समान रूप से पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल नरेंद्र जी, और इस बार का जिस तरीके से आपने बताया कि भारत 8 दशकों में किस तरह से बदलाव हुआ है और किस तरह से युवा पीढ़ी अब डिजिटल इंडिया के माध्यम से बढ़ रही है आगे, और इसी के साथ महिलाओं के साथ तमाम रक्षा नीति हो, चाहे तमाम सुरक्षा के व्यवस्थाओं की बात हो, सरकार ने और 80 सालों की अगर हम बात करी जाए तो बेहद बड़ा बदलाव आया है। तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए नरेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बताएं कि लगातार स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही हैं। 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। बस कुछ ही घंटों की बात कहे या कल तक की बात कहे, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे और इसी के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा।